जब टूटने लगे हौसले तो सिर्फ ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होती। कि जब टूटने लगे हौसले तो सिर्फ ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होती, और ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी अपनी मंजिल को, जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होती। तो हेलो एंड नमस्कार, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का मालवीय एकेडमी की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूटी बीएड 2025 के बारे में तथा साथ ही पॉलिटी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, देखिए जो सीयूटी बीएड होता है, ठीक है, जो सीयूटी के अंतर्गत बीएड होता है नॉर्मली वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है कॉमन बीएड, एक होता है शिक्षा शास्त्र बीएड जो कि इसमें यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, और दूसरा जो होता है बीएचयू डीयू बीएड। आप कहेंगे इतने तरह की बीएड, तो मैं बता देता हूँ। देखिए प्यारे साथियों, मुख्यतः लगभग भारत में जितनी, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप क्या करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, तो जितनी भी लगभग हम कह सकते हैं 99% जितनी भी यूनिवर्सिटीज है भारत में, इंडिया में, अगर वहां से आप बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो पेपर मिलता है, जो पेपर देना होगा, उस पेपर का कोड होता है COQP03। क्या होता है प्यारे बच्चे? COQP03 होता है। लेकिन कहेंगे 99% कुछ परसेंट यानी कि 1% बच रहा है, तो 1% में आता है बीएचयू और डीयू। ठीक है, तो बीएचयू और डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है, उसमें जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहां पे जो पेपर कोड होता है प्यारे बच्चे, वो होता है COQP04, COQP05, COQP06 और COQP07 होता है। बात समझ गए ना आप? अब कहेंगे कि ये अलग अलग कोड क्यों भाई? 99 यूनिवर्सिटीज में तो केवल एक पेपर कोड से एडमिशन हो जा रहा है, जबकि बीएचयू और डीयू बीएड में इतने सारे पेपर कोड क्यों? तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो COQP04 वाला है ये सोशल साइंस वालों के लिए। ठीक है, यानी जो सोशल साइंस बीएड कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं, वो क्या है, COQP04 का पेपर देंगे। वहीं जो लैंग्वेज वाले हैं वो COQP05 वाला पेपर देंगे, यानी उनके लिए जो पेपर कोड है COQP05 है। और अगर हम बात करें जो लोग मैथमेटिक्स वाले हैं तो उनके लिए जो पेपर कोड होगा COQP06 होगा, और जो साइंस वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों तो उनके लिए जो कोड है COQP07 है। बात समझ गए ना आप? वेरी गुड। आइए मैं आगे समझाता हूं, आगे आपको बताता हूं पॉलिटी के सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले थे। हालांकि उससे पहले चूंकि हम लोग देखिए मेनली जो तैयारी आपको यहां करवाने जा रहे हैं मुख्य रूप से बीएचयू और डीयू बीएड के बारे में करवाने जा रहे हैं। किसके बारे में? बीएचयू और डीयू में जो बीएड होने वाला है, ठीक है, बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसको करवाने वाले हैं। और उसमें भी मेन रूप से हमारा जो कोर्स आ रहा है वह पेपर कोड COQP04 और साथ ही साथ COQP05 के लिए आ रहा है, यानी कि सोशल साइंस के लिए आ रहा है और लैंग्वेज के लिए। किसके लिए? सोशल साइंस के लिए और लैंग्वेज के लिए क्या है हमारा कोर्स है आपके लिए अवेलेबल है प्यारे बच्चे। ठीक है, यानी हम आपको तैयारी करवाने वाले COQP04 और COQP05। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो COQP04 और COQP05, COQP06 और COQP07 यानी बीएचयू और डीयू बीएड में, ठीक है, बीएचयू और साथ ही साथ डीयू बीएड में जो पेपर कोड होता है सबका मैंने यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया हुआ है। हमें सबसे नहीं मतलब है, हमें मतलब किससे है? COQP04 से। बाकी जो सेक्शन से सारे टीचर्स आपको बताएंगे और समझाएंगे। ठीक है, अच्छा, COQP04 वाले में भी अगर आएंगे आप तो देखेंगे सोशल साइंस है, हिस्ट्री पूछता है, ज्योग्राफी पूछता है, पॉलिटिकल साइंस, सॉरी ये जो COQP04 है, ठीक है, ये सोशल साइंस वालों के लिए है। और इसमें सोशल साइंस वाले में पूछता क्या क्या बच्चे? तो पहले पूछ लेता है हिस्ट्री, यानी कि पहले क्या मतलब कि रहता ही रहता है। ठीक है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, होम साइंस होता है, कॉमर्स होता है और टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। बात समझ गए ना? टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। तो यहाँ पे चूंकि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ तो मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला हूँ बीएचयू डीयू बीएड के लिए सोशल साइंस में, ये जो पॉलिटिकल साइंस या फिर कह लीजिए पॉलिटी है, इसका जो सिलेबस होने वाला है उसको मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न समझा देता हूं, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो अगर हम बच्चे पेपर पैटर्न पर अगर हम बात करें आपसे, किस पर बात करें, अगर हम आपसे पेपर पैटर्न पर बात करें तो यहां ध्यान रखिएगा, तो आपको अगर हम बात करें टोटल कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, तो टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे 75। कितने मिलेंगे प्यारे बच्चे, तो टोटल क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 75। ठीक है, अब जो 75 अच्छा आप कहेंगे 75 क्यों, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। 2024 में जो पेपर हुआ ना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए। देखिए 2024 से पहले जो पेपर होता था वो 2 पार्ट में होता था, पार्ट ए और पार्ट बी में होता था। लेकिन 2024 में पार्ट ए को हटा दिया गया, अब बच गया केवल पार्ट बी। पार्ट ए से पूछता था 25 क्वेश्चंस और पार्ट बी से पूछता था 75 क्वेश्चंस। तो जो पार्ट ए है जब हट गया बच्चे तो कितना बचा 75 क्वेश्चन ही बचा। तो आपसे 75 क्वेश्चंस आएंगे परीक्षा में आपके, और आपको टोटल जो टाइम मिलने वाला है, जो समय मिलने वाला है, वह 1 घंटा 45 मिनट मिलने वाला है, यानी 105 मिनट मिलने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चे, उसके बाद अगर हम करें निगेटिव या फिर कह सकते हैं कि मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें बच्चे, अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो यहां पे अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलने वाला है। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको कितने नंबर मिलने वाला है प्यारे बच्चे, तो आपको 4 नंबर मिलने वाला है। लेकिन अगर वहीं आप निगेटिव मार्क, अगर हम निगेटिव मार्क बात करें या फिर अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपको -1 अंक गंवा देना पड़ेगा। यानी कि जो आपका सही है, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं वो तो गलत होगा ही होगा, और जो आपका सही है उसमें से भी -1 नंबर घट जाएगा। बात समझ रहे हैं प्यारे बच्चे, वेरी गुड। और अगर वहीं हम बात करें टोटल मार्क्स की, तो टोटल मार्क्स कितने का है बच्चे, 300 का। अरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, तो 75 में अगर आप मल्टीपल करेंगे 400 का तो कितना आ जाएगा 300, यानी कि 300 नंबर्स का, यानी कि 300 मार्क्स का क्या होने वाला है आपका ये पेपर होने वाला है। ठीक, अब अच्छा वहीं अगर बात करें हम पेपर मोड की, ठीक है, तो पेपर कैसे होगा आपका, तो पेपर जो प्यारे बच्चे वो CBT मोड में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका जो पेपर होगा बच्चे कैसे होगा, वो ऑनलाइन होने वाला है। कैसे होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है ना, ये बात समझ गए पेपर पैटर्न। अगर पेपर पैटर्न समझ गए हैं तो अब हम आते हैं सिलेबस पे। ठीक है, देखिए मैंने आपको सिलेबस पहले ही डिस्कस कर दिया, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, इसमें ये बताने जा रहा हूं कि मैं केवल और केवल पॉलिटी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए हालांकि आगे मैं चर्चा करता हूं, वहां पे समझ जाएंगे अब। ठीक, देखिए इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, देखिए इसे पूछता क्या है, इसमें जो पूछता है मैं यहीं पे आपको यहीं क्लियर कर देता हूं, तब आगे मैं आपको बढ़ता हूं। ठीक है, आगे आएंगे तो वहां पे भी बता देंगे। देखिए इसमें आपको पॉलिटी पूछता है, यानी जो आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो पॉलिटी यानी संविधान, जिसको राज्य व्यवस्था भी कहते हैं, वो जो पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो पॉलिटी यानी संविधान वाले हिस्से से प्रश्न पूछता है, और साथ ही साथ कुछ डोमेन पॉलिटिकल साइंस कह ले, या फिर आप कह सकते हैं कि जो 12th की NCERT होती है ना, कुछ चैप्टर से वहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वहां से पूछा जाता है ना, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर रखा हुआ है, जो 2024 में प्रश्न पूछे गए ना, मैंने उसको भी इसमें शामिल किया है, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर कोई इसमें एक खुन्नस निकालने की कोशिश करे कि नहीं भाई 12th के NCERT कहां से प्रश्न आ गया, तो मैं प्रश्न दिखाता हूं भाई 2024 में ही दिखाता हूं। ठीक है, केवल पॉलिटी ही नहीं पूछता, बल्कि उसमें 12th की जो NCERT है उसमें से कुछ चैप्टर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, और मैं उसकी चर्चा यहाँ पे करूंगा। ठीक, तो सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का संवैधानिक विकास, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आप जानते हैं। और इसमें हम लोग पूरा जो संवैधानिक विकास होगा, इसमें प्यारे बच्चे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करेंगे और संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद इंतरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न बना हुआ है। ठीक, सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे तो इसके ड्यूल एंड पार्ट और आर्टिकल्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि अनुसूची, भाग और अनुच्छेद के बारे में भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक के रूप में। ठीक, वह तीसरे टॉपिक के रूप में हम लोग जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है, हमारा प्रेम्बल है, यानी कि प्रस्तावना है प्यारे बच्चे। ठीक है, इसको अच्छे से देखेंगे। चौथा टॉपिक है यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी, यानी संघ और राज्य क्षेत्र है। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र चौथा टॉपिक हो गया। पांचवा टॉपिक है सिटीजनशिप। ठीक है, देखिए संघ और राज्य क्षेत्र जो है ये संविधान का पार्ट 1 है प्यारे बच्चे। क्या है, पार्ट 1, यानी भाग 1 में ही क्या है, संघ तथा राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। जब मैं वहां पढ़ूंगा तो पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा। ठीक है, सिटीजनशिप जो है ये पार्ट 2 यानी भाग 2 में है। वही है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, तो ये संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया, इसकी भी चर्चा हम आगे
करेंगे। आगे अगर बात करें पांचवें टॉपिक या फिर नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएसपी भी कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य। अच्छा देखिए, इसका जो उल्लेख है संविधान के भाग 4 में है और इसका संविधान के भाग 4 क में है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं पार्ट 4A में है। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चे हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में यानी राष्ट्रपति के बारे में, फिर वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर और पूरा जितना मिनिस्ट्री है उसके बारे में, यानी कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा जो राज्य में मंत्री परिषद होता है, जो राज्य का मंत्री परिषद होता है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके साथ साथ जुडिशरी यानी न्यायपालिका की बात करें तो प्यारे बच्चे इसमें हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। किसकी? सुप्रीम कोर्ट। और साथ साथ किसकी बात हम लोग करेंगे? हाई कोर्ट की। किसकी प्यारे बच्चे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत में कितने हैं? एक ही है, और हाई कोर्ट की संख्या कितनी है बच्चे? 25 है। कितना है? 25 है। क्लियर? जी हाँ। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग इमरजेंसी यानी आपातकाल की। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग नेशनल पार्टियां यानी कि राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? ठीक है, कई सारे तरह की पार्टियां होती है, राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, है ना। उसके बाद प्यारे बच्चे बात करें प्लेजेस एंड स्लोगन्स यानी वचन एवं नारे। जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके द्वारा कुछ वचन दिए गए, कुछ नारे लगाए गए, कुछ नारे दिए गए हैं। यहाँ से प्रश्न पूछता है। अब अगर कहेंगे नहीं पूछता है तो मैं इसका भी यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, जो 2024 वाले में ही पूछा है। ठीक है, यानी अब जो आप पेपर देंगे तो 2025 में देंगे, बात समझ रहे हैं। तो जो 2024 के पेपर में उसमें आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से प्रश्न क्या पूछा था। ठीक, फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन। देखिए 12th की एनसीईआरटी का जो फर्स्ट बुक है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका लास्ट चैप्टर। ठीक है, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। जब आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आता है कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो पीवाईक्यूज पर भी हम एक वीडियो लाने वाले हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वे इतने जरूरी क्यों होते हैं, उनका परीक्षा में रोल क्या होता है, वो हमको कहां से मिल सकते हैं, उनको किस प्रकार से पढ़ें, इस पर भी हमारा वीडियो बहुत जल्द आने वाला है प्यारे बच्चे, आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इंड ऑफ बाइपोलैरिटी, द्विध्रुवीयता का अंत पढ़ेंगे हम लोग। फिर पढ़ेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट यानी नियोजित विकास की राजनीति। और ये सब जो नीचे 6-7 चैप्टर मैंने लिखे हैं ये 12th की एनसीईआरटी की है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद पूछता है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन यानी भारत के विदेशी संबंध से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यहां से प्रश्न पूछा गया है। राइज ऑफ मास मूवमेंट यानी जन आंदोलनों का उदय, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल थिंकर्स यानी राजनीतिक विचारक, कभी कभी एक जो पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं उनके पुस्तकों के बारे में पूछ लेता है, तो अंतिम में हम इसको देख लेंगे प्यारे बच्चे। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना आप सभी को? चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं कि किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं। ये खास करके 2024 वाला है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर देयर इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में कुल कितने निर्वाचित सांसद सदस्य होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा या फिर दिया था, तो इस प्रकार से आपको यहाँ से उत्तर चूज करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान कितने निर्वाचित पूछा। देखिए जो आपका संसद होता है, ठीक है, जो आपका संसद होता है, ठीक है, संसद के 2 हिस्सा होता है, एक होता है लोकसभा, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल, और एक होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा में देखिए अधिकतम संख्या 550 है, लेकिन वर्तमान में इलेक्टेड कितने किए जाते हैं? 543। ठीक है, वहीं राज्यसभा में अगर देखिए तो इसमें कितने हैं? मैक्सिमम 250 हैं, लेकिन इलेक्टेड कितने किए जाते हैं? 245 किए जाते हैं इलेक्टेड। ठीक है, बाकी छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे ना? इतनी चीजें क्लियर है। तो इस प्रकार से आपसे यहां से एक प्रश्न पूछ लिया गया। आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 1971 के उत्तरार्ध में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसके किसके बीच किया गया था प्यारे बच्चे? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है कि इन लेट 1971 शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बाई। वैसे जो शिमला समझौता हुआ था प्यारे बच्चे वो 1972 में हुआ था, न कि 1971। कह रहा है कि लेट का मतलब समझ रहे हैं ना कि बीत चुका था। ठीक है, लगभग। तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया 4 ऑप्शन, इसमें से आपको एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, और ये भी पूछा है 2024 में। अब अगर बात करेंगे प्रश्न कहां से है,
क्योंकि शिमला समझौता किसके किसके बीच में हुआ था प्यारे बच्चे, तो शिमला समझौता हुआ है इंडिया और किसके बीच में, पाकिस्तान में। किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान में। 1971 में जब बांग्लादेश से युद्ध होता है, भारत और बांग्लादेश युद्ध होता है, उस समय तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान होता था। तो जब युद्ध होता है तो उसी समय क्या होता है, युद्ध समाप्ति के बाद शिमला समझौता होता है। तो ये किसके बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच। और पाकिस्तान क्या भारत का पड़ोसी देश है। तो ये जो चैप्टर है, अगर आप लोग 12th की एनसीईआरटी जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें एक चैप्टर आता है जो दूसरा बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, उसका है बेटा चौथा चैप्टर है। कौन, ये कहाँ गया, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन या भारतीय विदेश संबंध। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न कहता है दलित शब्द किसने दिया था। ठीक है, दलित शब्द किसने दिया था, तो ये भी डोमेन पॉलिटिकल साइंस यानी 12th की एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो ये आपको संविधान सभा वाले प्रश्न से जो आपका क्या था, संवैधानिक विकास। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो था। ठीक है, जब उसमें आप लास्ट में मैंने कहा ना, हम लोग अंतरिम गवर्नमेंट भी पढ़ेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट को, तो वहां पे जब अंतरिम गवर्नमेंट बनता है तो वहां पे पहला शिक्षा मंत्री कौन थे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इस तरह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। मैं आपको पीवाईक्यू के साथ साथ एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर अगर वहीं आगे देखें तो आगे कह रहा है कि 1972 में किन 3 राज्यों का गठन हुआ। तो जो आपका यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी था, ये वहां से प्रश्न है। थोड़े से अच्छे से डिटेल से पढ़ा देंगे आपको, कोई प्रश्न न छूटेगा आपका वहां से। सबकी कह लीजिए कि अच्छे से सारा प्रश्न कर लेंगे आप। ठीक है, आगे कि भारतीय संसद के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। यानी कि हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा। बोल रहा है बलराम भगत या के.एस. हेगड़े या गणेश वासुदेव मावलंकर या सरदार हुकुम सिंह। ठीक है, तो इसमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा आपको। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि 1991 में आर्थिक सुधारों का प्रतिपादन हुआ, इससे लाइसेंस परमिट कोटा राज का अंत हुआ है। यह है, इसको क्या कहते हैं, निजीकरण, वैश्वीकरण, बाजारीकरण या उदारीकरण। तो इस प्रकार से आपसे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, यानी प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मार्केटिजेशन एंड लिबरलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे इस प्रकार से। और ये सब जितने प्रश्न मैंने लिए हैं, ये सब 2024 में जो पूछा गया है उसको मैंने उठाया हुआ है। ठीक है, आगे ध्यान रखिए, संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने किया, संपूर्ण क्रांति घोषणा किसने किया। अब जब आप 12th की जब एनसीईआरटी है, जो दूसरा बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो उसमें एक चैप्टर है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ठीक है, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये उस चैप्टर से प्रश्न है। बात समझ रहे हैं ना। इसको किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने, यानी जेपी नारायण ने। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे गए। तो आप ये नहीं कह सकते कि 12th की एनसीईआरटी से प्रश्न नहीं आता। जिन भी टॉपिक से आते हैं मालवीय एकेडमी के थ्रू मैं आपको पूरी चीजों को देने की कोशिश करूंगा, और मालवीय एकेडमी इस चीज के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। बात समझ रहे हैं ना। ठीक, आगे अगला प्रश्न एक मैं और दिखा देता हूं। उस राज्य का नाम बताइए जिससे काटकर झारखंड राज्य बनाया गया। बिहार से काट के क्या बनाया गया था, झारखंड बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2000 को बनाया गया था। क्या तारीख को बनाया गया था, तो बनाया गया था शायद 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 क्या बनाया गया था, बिहार को काट के झारखंड। देखिए 2000 में 3 राज्य बनाए गए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद बिहार को काट करके झारखंड बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड और एक था, ध्यान नहीं आ रहा है, शायद छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़। ठीक है, एमपी को काट के क्या बना था, छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये उस समय 3 राज्य बनाए गए थे। अच्छा प्यारे बच्चे, ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं छत्तीसगढ़ ही था ये बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन में छत्तीसगढ़ था कि नहीं कौन था। ठीक है, लेकिन ये 2000 में बना था, झारखंड और उत्तराखंड। और झारखंड किससे काट के बना था प्यारे बच्चे, तो बिहार से काट करके बना हुआ था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, 2024 का प्रश्न। ठीक है, बाकी सारी चीजों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। फिर उसके बाद इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, कहेंगे गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहला कथन है और दूसरा क्या है, कारण। तो आप यहां अच्छे से कथन और कारण को पढ़ेंगे। कथन क्या कह रहा है, राज्यपाल और उसके मंत्री के बीच जो संबंध होता है वही संबंध राष्ट्रपति और उनके मंत्री के बीच होता है। कारण दे दिया। ठीक है, क्या किया बच्चे, कारण दे दिया। एक सेकंड बेटा, साइलेंट नहीं रहता है ना,
चलिए यहाँ पे ध्यान देखिए, ठीक है, ये चीज समझ गए। तो आपको इस तरह से देखिए, कह रहा है कि वन इज, अच्छा ये तो वही चीज है, ठीक है। पहले आपको कथन क्या है, कथन क्या है कि द रिलेशन बिटवीन द गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर इज द सेम एज दैट बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड हिज मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद इसी का क्या दे दिया है आपको, रीजन भी दे दिया है। अब क्या करना है आपको, असर्शन एंड रीजन दोनों अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से कहेगा भैया आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है। बात समझ गए। इसके अलावा अगर बात करें, यहाँ कह रहा है कि सोवियत संघ में शासन करने वाले निम्नलिखित नेताओं को आरंभ से अंत के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी अरेंज द फॉलोइंग लीडर्स हु रूल्ड द सोवियत यूनियन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है। यहाँ पे कई सारे नेताओं के नाम हैं, लियोनिड ब्रेजनेव, बोरिस एल्त्सिन, व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन। तो इनको क्या करना है, क्रम से करना है। जैसे अगर हम बात करें तो पहले व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, फिर जोसेफ स्टालिन, ठीक है, फिर उसके बाद लियोनिड ब्रेजनेव थे, फिर उसके बाद बोरिस एल्त्सिन। जब सोवियत संघ टूट जाता है उसके बाद बोरिस एल्त्सिन क्या होते हैं, पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बनते हैं रूस के। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चे, अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। और अरेंज करने के लिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन देगा, ठीक है, 1 2 3 4, पहले कौन रहेगा, पहले कौन नहीं रहेगा, इस प्रकार से आप क्या करेगा, ऑप्शन देगा। वहीं अगर हम बात करें आगे तो यहाँ भी देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित को ऐतिहासिक काल क्रमानुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। रूस यूक्रेन युद्ध कब हुआ था, यूएनए की स्थापना कब हुआ था, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, ये 2024 पूछा है। और रूस यूक्रेन युद्ध आपको पता है कब चालू हुआ है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। आगे अगला प्रश्न है कि दिए गए राज्यों को उनके स्थापना के आधार पर, यानी कि अरेंज द गिवन स्टेट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट ऑन बेसिस ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि सबसे पहले कौन हुआ, किसकी स्थापना हुआ था, किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फिर उसके बाद किसका हुआ, इस प्रकार से राज्यों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसके अनुसार आपको आंसर करने हैं, ठीक है। आगे बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी अरेंज द इवेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अब यहाँ पे कई सारे आपको घटना दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत यूनियन, यानी कि रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया। अब कब किया था, जब आपको पता रहेगा तब तो इसको अच्छे से व्यवस्थित कर पाएंगे आप। तो इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। अब ये जो पूरा ये वाला जो प्रश्न है ये है इंडा बाइपोलरिटी, यानी दो ध्रुवीयता का अंत से। अब क्या हमको उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब 2024 से पूछा है तो पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा हमको, ठीक है। अगर आप पीछे भी जाएंगे तो भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे देखने को, ठीक है, वेरी गुड। आगे चूंकि यहाँ पे जो मैंने प्रश्न लगाया बस आपको समझाने के लिए लगाया कि देखो भाई इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, आपके मन में कोई संदेह ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रश्नों को लगा दिया, मेंशन कर दिया है, ठीक। कह रहा नीचे 2 कथन दिए गए, गिवन वैल्यू आर 2 स्टेटमेंट, 2 कथन दिए गए हैं और इन कथनों के आधार पे आपको कौन सा सत्य हो सकता है, दोनों सत्य हो सकता है दोनों गलत हो सकता है कि एक राइट हो एक रॉन्ग हो। बात समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया। फिर उसके बाद एक कथन है, यहाँ पे भी स्टेटमेंट वाला है, 2 कथन दिया है। पहला कथन है कि कहाँ है, भारतीय संविधान के भाग 1 की प्रथम अनुसूची में विशेषीकृत संघ राज्य क्षेत्र उल्लिखित है। और दूसरा कथन कर रहा है कि अन्य संघ राज्य क्षेत्र जैसा कि समयानुसार आवश्यक हो। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्यारे बच्चे, इस प्रकार से भी आपको अरेंज करने हैं। मैं आपको PYQs भी करवाऊंगा, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ से इस प्रकार से ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे, ये भी 2024 पूछा गया, ठीक है। देखिए एक तरफ क्या है, एक तरफ कह रहा है कि नारा, देखिए वचन एवं नारा, मैंने आपको बताया था ना वचन एवं नारा प्रश्न पूछेगा 2024 का प्यारे बच्चे, 2024 का ये, ठीक है। एक तरफ जो है कि स्लोगन्स है और उसके तरफ एक तरफ क्या है, पॉलिटिशियंस, यानी कि जो उस समय के राजनेता थे वे हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी स्वराज इज माई बर्थ राइट, ठीक है। ये किसका कथन है, यह है किसका कथन है। उसके बाद दूसरा जो इसमें ऑप्शन दिया गया बी में, कह रहा है कि जय हिंद। अब जय हिंद का नारा किसने लगाया था। वही बात करें तीसरा तो कह रहा है जय जवान जय किसान, ठीक है, ये किसका नारा, ये वाला नारा किसने दिया था। चौथा है करो या मरो, डू और डाई, इसके ये वाला नारा किसने लगाया था। तो ये सारी चीजों को क्या करना है, आपको मिलाने के लिए देगा, मैच करने के लिए देगा। इस प्रकार से भी आपको, अच्छा आपको ऑप्शन देगा, यहाँ से आपको ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। बात समझ गया ना, वेरी गुड। अगर हम आगे बात करें, ठीक है, इस प्रकार से मैंने प्रश्न लगाए हैं। फिर उसके बाद क्या है, एक तरफ स्टेट का नाम दे दिया है और दूसरी तरफ ओल्ड स्टेट, यानी कि ये जो स्टेट है किस स्टेट से काट करके बना है,
किस स्टेट से काट के बना है उसको आपको मैच करना है, ठीक है। ये भी 2024 का ही प्रश्न है, ठीक है, यानी 2024 का ये, ठीक। तो आने वाले जो आपके पेपर्स हैं BHU DO BED के लिए, अगर आप तैयार हैं COQP 04 देने के लिए, यानी सोशल साइंस देने के लिए COQP 04, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एकदम बिल्कुल तैयार रहिए। यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन कर दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में डिस्क्राइब कीजिएगा, और यदि पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो करते हैं एंड। जैसा भी होगा मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।